मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता के महत्वपूर्ण युवा कवि विहाग वैभव की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है बेया के फूल। हम गलीच में पैदा हुए, गलीच में ही बढ़े और खेले भी, यानी सबसे पुराने और सड़ चुके पानी को पिया हमने, उसी में जिया हमने। हमारे आसपास इतनी दुर्गंध थी कि हम फूल होते हुए भी महक न सके, मगर खिलते रहे। जाने किन कोशिकाओं से बना था मन, जाने कितना जीवट था हमारे पुरखों का रक्त, कि हमें बार बार तोड़ा गया, उखाड़ा गया, मरोड़ा गया और बार बार फेंक दिया गया इस गलीच से उस गलीच। मगर ये हम थे कि हर बार उगाए, हर बार खिलाए। हम फूल होते हुए भी महक न सके तो क्या, हम में एक जिद थी दृश्य को सुंदर बनाने की, और हमारे हर बार खिलाने का एक केवल यही एक रहस्य था। हम किसी जूड़े में नहीं टांके गए, हम किसी हार में नहीं गूंथे गए, हम किसी वेदी पर नहीं रखे गए, यहां तक कि हम फूलों में गिने भी नहीं गए, जबकि हम हमेशा से यहीं के थे, यहीं इसी ग्रह, इसी धरती के। जबकि हम हमेशा से यहीं के थे, यहीं इसी ग्रह, इसी धरती के। और अब सुनिए विहाग वैभव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है नर्क विस्थापन की प्रस्तावना। जैसा कि तय हुआ था, वक्त आने पर बखुशी हम दोनों अलग अलग दिशाओं को चले जाते, कड़ी धूप को सोख कर खिलते हुए जिद्दी पलाश के साथ की याद लिए हम दोनों अलग अलग दिशाओं को चले जाते। पर वादे के मुताबिक कुछ न हुआ। मैं नदी के कच्चे किनारे से कटता चला गया, हर रोज भसकती चली गई आत्मा की मिट्टी। कभी रात भर रोया और मन न भरा तो दिन दोपहरी स्मृतियों के सभी पाठ खोल दिए। पूरा कमरा डूबता चला गया गहरे पानी में। भयानक यातना में तब्दील हो गई नींदें। अक्सर रात गए छटपटाकर सपने से बाहर निकला तो तकिए से चीख कर गला घोंटता रहा देर तक। किसी से मिला तो मुस्कुराकर भरोसा दिया कि ठीक हूं। किसी भोर में खुद से डरकर भागा तो मसान में जाकर रुका और एक जवान लाश को जलते हुए देखता रहा आखिर तक। आत्मा छिलती चली गई दिनों दिन, हृदय सूखता चला गया, मस्तिष्क की नसें तनती चली गई गिटार के तार सी। सिर पहाड़ की तरह होता चला गया भारी, और अब
और अब आत्महत्या के मुहाने पर खड़ा हूं। मैं मृत्यु का अनुवादक हूं। तुम भी कहोगी बुरा, बहुत बुरा हो रहा है। मैं भी सोचता हूं ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। वायदे के मुताबिक जिद्दी पलाश के साथ की याद लिए बखुशी हम दोनों अलग अलग दिशाओं को चले गए। मैं भी सोचता हूं ऐसा तो कुछ नहीं होना था। वादे के मुताबिक जिद्दी पलाश की साथ की याद लिए बखुशी हम दोनों अलग अलग दिशा को चले गए। हम दोनों अलग अलग दिशा को चले गए। और अब सुनिए विहाग वैभव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है रुलाई। वह कभी भी आ सकती है, कहीं भी, किसी भी बात पर, किसी को भी। बैठे बैठाए अचानक से वर्षों पुरानी कोई बात आंखों में पानी की तरह चमक सकती है। उदास शाम की टेक लेकर चौराहे पर सिग्नल खुलने के इंतजार में खड़े, या पुश्तैनी पीड़ाओं के संग्रहालय गांव में अपने अधिया खेत से काट कर लाते हुए बरसे मां की दशकों पुरानी थकान का अंदाजा लगाकर आ सकती है रुलाई। पहले दिन के स्कूल से लौटती हुई दो हाथ के अमलतास की फूल सी बेटी को देखकर छल छला सकती है आंखें। यह मुट्ठी भर भात की भूख को हत्या की भीख में बदलते देश की अय्याश और निर्मम संपन्नता देख वो आ सकती है। होलिका दहन में शामिल होते हुए हॉस्टल के कमरे में बैठे हुए बीहड़ अकेले को ओढ़ दोस्त को देते हुए प्रेम विवाह की बधाइयां, मनरेगा से लौटे हुए 62 बरस के बाबा का धुलाते हुए हाथ, कालीन पर लेटे हुए कालीन बीनते दिनों को याद कर अपनी ही किसी कविता का पाठ करते हुए आवाज थरथरा सकती है, आंखें भर भरा सकती हैं। मेट्रो में चढ़ते ही वर्षों पुराने गुजर गए भाई की शक्ल का कोई लड़का देख, हवाई जहाज में उड़ते हुए बहन के विवाह की चिंता में, पहाड़ पर चढ़ते हुए, जंगल में घूमते हुए, नदी में तैरते हुए, मॉल में टहलते हुए, चांद पर उतरते हुए रुलाई कहीं भी कभी भी और किसी को भी आ सकती है। कई बार वो नहीं आती, जैसे होना है उसका आना वैसे नहीं आती। पिछले बरस 34 की उम्र में चाचा जब मरे तब दादा नहीं रोए, भीड़ को छांट छांट बीच बीच में देख जाते रहे। दरवाजे पर नींव नीचे पड़ी जवान बेटे की लाश, वो बस चुप रहे, हमेशा के लिए चुप रहे। जब सब रोकर अपने जीवन में लौट आए तब भी वो चुप रहे। भव्य अतीत के जर्जर खंडहर मानिंद कभी कभी राह चलते गिर जाते हैं और खुद उठ नहीं पाते।
कहने को तो कहा जा सकता है कि वो नहीं रोए, पर मेरे दोस्त, सच किसी गद्दार के दिल में 55 बरछियों का छेद करता है। हम रोने के लिए कंधा चुनते हैं और इधर निर्लज्जता के नए नए प्रतिभान कोई कंधे के लिए किसी का रोना चुनता है। हमारे आंसू तक गिरवी रखे जा चुके हैं। पड़ोसी की हत्या कर सांत्वना बनाकर, लाश को कंधा देकर करुणानिधि और प्रिय बना जा सकता है। भाषा को बेकार खटाने के लिए माफी चाहूंगा दोस्त। कहता तो बस इतना भर था, वह तो रुलाई है। वो कभी भी आ सकती है, कहीं भी, किसी भी बात पर। और अपने ही कत्ल के लिए कातिल की कृतज्ञता पर रुलाई कभी नहीं आती। पर अपने ही कत्ल के लिए कातिल की कृतज्ञता पर रुलाई कभी नहीं आती। और अब सुनिए विहाग वैभव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है तुम्हारी जाति ही है दोस्त। तुम्हारी चाल पर उसका असर है। जब तुम धरती को 2 इंच धसाते हुए कदम रखते हो और महसूस करते हो खुद को धरती से 2 फुट ऊपर, तो तुम्हारी देह की भौतिकी से जमींदारी और पवित्र महान ब्राह्मण होने का दम्भ झुंझुने की तरह बजता है, जिससे मुझे मेरे पुरखों की चीख सुनाई पड़ती है। तुम्हारी जुबान पर बैठा हुआ तुम्हारे पूर्वजों के दुराचार का स्वाद तुम्हारी भाषा को लिज्जी और मौका परस्त बनाता है। तुम्हारी जाति ही है दोस्त। तुम्हारी त्वचा पर भभूत की तरह चिपकी हुई तुम्हें बहुत अश्लील बनाती है। तुम सच को सच की तरह नहीं कह पाते, नहीं कह पाते झूठ को झूठ की तरह। तो यह साहस की कमी का मसला नहीं है दोस्तों, तुम्हारी जाति ही है जो हर बार आड़े आ जाती है। इसमें तुम्हारा कसूर नहीं। यदि तुम इस सदी के सबसे खूंखार हत्यारे को करुणा से सराबोर देखकर रो देते हो और एक सामान्य सा तर्क नहीं कर पाते कि सभ्यता की जिन लाशों पर चढ़कर उसने कुर्सी पाई है, उसे उनकी याद भी आती है या नहीं। तुम्हारी जाति ही है दोस्त जो तुम्हें इस तरह सोचने से रोक देती है और तुम्हें उस महान हत्यारे के पक्ष में ला खड़ा कर देती है। तुम्हारी जाति ही है कि धन्ना धोबी और मुनमुन मुसहर की लड़की को स्कूल जाते देख तुम चिंतित, दुखी और उदास होकर हंसते हो। यह न्याय, समानता और अधिकारों की बात करते चमार कवि से उसकी हर बात पर खींचते हो। आक्रोश की भाषा को वैदिक व्याकरण से खारिज करते हो और किसी लड़ाके को देख मुस्कुराते हो स्खलित व्यंग्य की मुद्रा में। ये अनायास ही नहीं है कि तुम्हें अपनी ही जाति में प्रेम होता है। भावना की अतलतम सतह पर जमी हुई काई सी, ये तुम्हारी जाति ही है दोस्त। जाति ने तुमको चुना था, पर तुम मनुष्य होना चुन सकते थे। और ऐसा करने वाले
तुम पहले या आखिरी व्यक्ति भी नहीं होते, पर कितनी गलीज सच्चाई है दोस्त। मेमने के खून का स्वाद चख चुका भेड़िया मेमने की चीख के पक्ष में हर तर्क पर हंसता है। बस यही तुम्हारी हंसी और मेमने की गुर्राहट पर अपने पुरखों की अमानुषिक महानता में लाए गए हजार तर्क तुम्हें मनुष्य होने से रोक देते हैं। तुम्हारी जाति ही है दोस्त, जो तुम्हें बार बार मनुष्य होने से रोक देती है। तुम्हारी जाति ही है दोस्त, जो तुम्हें बार बार मनुष्य होने से रोक देती है। और अब सुनिए विहाग वैभव की एक और कविता। कविता का शीर्षक है देश का मौजूदा नक्शा बनाता हूं। एक पुराने पेड़ की नवेली डाल पर फांसी का फंदा बनाता हूं, फिर उस पर सदियों पुराने खेतिहर किसान लटकाता हूं, या फिर नक्शा ऊपर से शुरू करता हूं। जेल की शक्ल में कश्मीर बनाता हूं, कश्मीर पर एक घृणित ताला लटकाता हूं। मेरी नींद का पहला पहर है देश का नक्शा बनाता हूं। ऐसा करता हूं कि एक मंदिर बनाता हूं। मंदिर में सभ्यता की आखिरी बच्ची की गवाही दिलाता हूं। ईश्वर मनुष्य के मस्तिष्क का पहला कोड़ है। देवता इसलिए देवता है कि उसने कभी बलात्कार नहीं झेला। देश का मौजूदा पूरा नक्शा अब भी नहीं बन सकता। एक जुलूस बनाता हूं। इतिहास के क्रूरतम हत्यारों के पक्ष में नारे लगाता हुआ, सदी का अश्लीलतम जुलूस बनाता हूं। मेरी नींद का दूसरा पहर है देश का नक्शा बनाता हूं। एक पागल तूफान, एक अंधी आग की औंधी, गुजरात के पेट से निकलता हुआ एक विभत्स भयानक अजगर, जिसे सब इतिहास में मरा हुआ मानकर निश्चिंत थे, नक्शे में उसे लाता हूं। नक्शे में कटे हुए पेड़ और जुते हुए जंगल बनाता हूं। चमारों के घर में आग लगाता हूं और लोकतंत्र को अधमरी मछली की तरह भून कर खा जाता हूं। मेरी नींद का तीसरा पहर है देश का नक्शा बनाता हूं। इतने भीड़ अंधेरे में ओट लेकर किसी ने चुरा लिए मेरे बाकी के रंग। भगवा बचाए। इतने भीड़ अंधेरे की ओट लेकर किसी ने चुरा लिए मेरे बाकी के रंग। भगवा बचा है, मजबूरन इसी से बनाता हूं। हथकरघा, हथौड़ी, पेड़, पक्षी और सुराही, कुदाल, कलम, किताब, कहानी, विचार और संविधान, सबको भगवा से रखता हूं। हर किसी को भगवा पानी पिलाता हूं, भगवा खाना खिलाता हूं, सबकी रगों में भगवा खून दौड़ाता हूं। मेरी नींद का चौथा पहर है देश का नक्शा बनाता हूं। नक्शा अभी नहीं बनाया, चारों नक्शों को मिला भी दें तो देश का मौजूदा नक्शा अभी नहीं बना है। प्रधानमंत्री की आत्मा जितना काला घना अंधेरा है, पर नक्शा तो बनना होगा।
कल की नई सुबह में जब तुरही की तरह नई रोशनी को बजबजाता हुआ आएगा सूरज, उससे कुछ रंग और रोशनी उधार लूंगा। हर चीज को उसके सही रंग में रखूंगा। सच को चमकदार और झूठ को घोर स्याह दिखाऊंगा। विचार को पानी और पानी को पारदर्शी बनाऊंगा। पेड़ को हरा और दुख को नीला बनाऊंगा। इस तरह देश का सही से ही नक्शा बनाऊंगा मैं।